किसी पिता की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का पल क्या होता होगा, बताइए मुझे। मेरे हिसाब से वो खास पल जब कोई बच्चा अपने नन्हे हाथों से पिता के लिए खूबसूरत नोट लिखे, खत लिखे, कुछ ऐसा ही। इस तस्वीर को देखिए, ये एक बच्चे के शब्द है जो उसने स्टिकी नोट पर अपने पापा के लिए लिखे हैं। इस नोट को पढ़कर कोई भी पापा खुशी से उछल पड़ेगा। अब एक और नोट को दिखाती हूं। हैंडराइटिंग वही है, इस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा हुआ है। इस नोट को कोई भी माँ बाप जब देखेंगे तो वो ना चाहते हुए भी बच्ची की गलती को माफ कर देंगे। एक पल भी दोबारा सोचेंगे नहीं कि माफ किया जाए कि नहीं। बच्चे ने माफी मांगी, वो माफ करेंगे। और अब इन दोनों नोट के साथ ये तीसरा नोट देखिए। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना करें। ये नोट जब कोई भी माँ बाप पढ़ेगा या किसी भी माता पिता की जिंदगी में ये नोट पढ़ने का मौका आएगा तो वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन हो सकता है। कहते हैं ना, पिता की जिंदगी में सबसे बुरा दिन वो होता है जब वो अपने जवान बेटे का शव अपने कंधे पर लेता है। ऐसा ही हुआ है। एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा सदमा है। फिर पढ़िए आप, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों और मेरे पेरेंट्स को परेशान ना करें। ये वो शब्द है जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर देंगे, क्योंकि ये आखिरी शब्द है। और ये आखिरी शब्द मनजोत छाबड़ा ने अपने पापा के लिए छोड़े हैं। मनजोत ने अपने परिवार के लिए ये नोट लिखा है। इन शब्दों को कागज पर उतारने के बाद डेथ फैक्ट्री में मनजोत ने मौत को गले लगा लिया। 18 साल के मनजोत उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था। पिता मनजोत को डॉक्टर बनाना चाहते थे। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए मनजोत इसी साल अप्रैल में अपने शहर से दूर कोटा पहुंचा था। लगभग 11-11:15 के बीच में अपने कमरे में उसने प्रवेश लिया था। उसके बाद उसको बंद कर लिया था और सुबह जब उसने नहीं खोला तो उसके मित्र इत्यादि ने बताया कि वो कोचिंग या जहाँ भी जाना था वो उठ नहीं रहा है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तोड़ करके देखा गया तो वो अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में था। राजस्थान में चंबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर है ये कोटा, जो करियर बनाने के चक्कर में अब बच्चों की डेथ फैक्ट्री साबित हो रहा है। ये शब्द मैंने बहुत सोच समझकर, मेरी टीम ने बहुत सोच समझकर चुने हैं। हिंदुस्तान के जो भी माँ बाप इस शो को देख रहे हैं वो इस शब्द की सच्चाई अब जान लें। साल 2023 का अगस्त महीना अभी शुरू ही हुआ है, यानी साल का 8वां महीना, और इस साल में अब तक कोटा में पढ़कर फ्यूचर बनाने भेजे गए 18 स्टूडेंट्स जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं। मई में एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। जून और जुलाई में 9 छात्रों ने मौत को गले लगा दिया। जनवरी महीने में 4 छात्रों ने सुसाइड की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई। पिछले साल 12 दिसंबर को एक ही दिन में 3 छात्रों ने कोटा के अलग अलग हॉस्टल्स में सुसाइड कर लिया। ये आंकड़े सिर्फ छात्रों के सुसाइड के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े उस बोझ के हैं जो इन नौनिहालों के कंधों पर डाल दिए जा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते रहिएगा और खुद से सवाल करते रहिएगा, बच्चों पर आप कितना बोझ जाने अनजाने डाल रहे हैं। क्या वाकई बच्चे उतना बोझ उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? कुछ और आंकड़े आप देख लीजिए। साल 2014 में कोटा में 45 छात्रों ने सुसाइड किया था। 15 में 12 छात्रों ने खुदकुशी की। 2016 में 19 स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगाया। 2017 में 15, 2018 में 20 छात्रों ने सुसाइड किया। 2019 में और 2019 से 22 में 52 छात्रों ने खुदकुशी की। और इस साल अब तक 8वें महीने में 18 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। ये आंकड़ा क्या कहता है? ये आंकड़ा ये कहता है कि आपको खुद से ही सवाल पूछना अब जरूरी है। वो कौन सी रेस है जिसमें हम अपने बच्चों को शामिल कर रहे हैं? कुछ और आंकड़े देखिए, क्योंकि आज आंकड़ों से ही बात होनी चाहिए। ये आंकड़े आपकी आंखें खोल सकते हैं। कोटा में 12 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं।
55 छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं जो छात्रों को आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों में एडमिशन दिलाने के ख्वाब दिखाते हैं। कोटा में 5,500 हॉस्टल्स हैं, पीजी ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कोटा में हॉस्टल में रहने और कोचिंग आने जाने का खर्च मिला ले तो हर साल एक बच्चे पर 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। यह आंकड़ा आपको क्या बताता है? शायद इतने आंकड़ों से आपको ज्यादा अगर कुछ ना समझ आए तो पूरी पिक्चर समझ आने के लिए मैं कुछ और आंकड़ों की अभी आपके सामने पेशगी करती हूं। कोटा में करीब 2,75,000 छात्र ऐसे हैं जो बाहर से आकर वहां इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। हर साल करीब 2.25 लाख छात्र अपने सपने को लेकर कोटा पहुंचते हैं। भारत में 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें आईआईटी हम कहते हैं। इन आईआईटीज में बीटेक की 17,385 सीट है। देश में 32 एनआईटी है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनमें बीटेक की 23,954 सीटें हैं। अभी मेरे आंकड़े खत्म नहीं हुए, ये आंकड़े प्लीज आपको बताना जरूरी है क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर टिकी है उन बच्चों की और नौनिहालों की सांसें। इन आंकड़ों को नोट कीजिए, ये आंकड़े आपको एक काली सच्चाई दिखाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद आप अपने बच्चों पर बोझ डालने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। आपको 2 नहीं 2,000 मर्तबा सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपके आंकड़े सामने थे। अब मेडिकल कॉलेज की बात सुन लीजिए। भारत में 322 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं। इन कॉलेजेस में 48,012 सीटें एमबीबीएस की लिए हैं। देश में डेंटिस्ट यानी बीडीएस की पढ़ाई कराने वाले 50 सरकारी डेंटल कॉलेज हैं जिनमें 3,513 सीट्स हैं। अब तक आपको समझ आने लगा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इसे थोड़ा और आसान कर देती हूँ। इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बैठने वाला हर बच्चा आईआईटी में जाने का पहले से ही ख्वाब देखता है। यदि आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो एनआईटी को दूसरी प्रेफरेंस देता है। इसी तरह मेडिकल एंट्रेंस देने वाला बच्चा और सभी बच्चों के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करके पढ़ाई पूरी करे। सभी आईआईटी, एनआईटी मिलाकर देश में बीटेक की सिर्फ 41,354 सीट है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की सिर्फ 51,525 सीट है। इन दोनों का टोटल कितना होता है बताइए? 92,879, 92,879। और कोटा में हर साल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? करीब 2,75,000। अगर यह भी मान लिया जाए कि आईआईटी, एनआईटी, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा कोटा से ही सेलेक्ट होगा, तब भी सच्चाई डराने वाली है। यदि मेरे बताए आंकड़ों की हर सीट कोटा के छात्र से ही भरी दी जाए, तब भी हर साल 1,80,000 से ज्यादा छात्र ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आज के आंकड़े आपकी आंखें खोलने वाले आंकड़े होने चाहिए। इन आंकड़ों को देखकर आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा और मैं ये जानती और उम्मीद करती हूं कि कुछ लोग अब भी इन आंकड़ों को देखकर संभल जाएंगे। अगर नहीं समझे तो इन देश के नौनिहालों की ये तमाम खुदकुशियों को सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर हम पेश करते नजर आएंगे। कोटा में 12 साल से 18 साल तक के लाखों छात्र आपको कोचिंग सेंटर से निकलते और अंदर जाते हुए दिखेंगे। ये वो उम्र होती है जब बच्चों को परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब उन्हें माँ बाप के लाड़ और प्यार की जरूरत होती है, जब बच्चे को बहन भाइयों के साथ खेलना होता है, जब बच्चों को दोस्तों से घुलना मिलना होता है। और इसी उम्र में लाखों बच्चों को उस फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है जहां का दबाव वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो टूट जाते हैं। कोटा में 6 ऑनवर्ड्स आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थाएं मिल जाती हैं। जो पहले बड़ी कोचिंग चलाने के लिए छोटी कोचिंग होती है कि आप बड़ी कोचिंग में एंट्रेंस ले सकें, 6 ऑनवर्ड्स जब बच्चा आता है, वो जो 10, 11, 12 साल की उम्र होती है, जिस उम्र में उसे खेलना कूदना होता है, अपनी माँ के पास रहना होता है, उस उम्र में बच्चे अपने परिवार से दूर जा करके इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है, आप जब अपने शहर से बैठकर कोटा में पढ़ने के लिए भेजे गए अपने बच्चों से उसका हालचाल पूछेंगे तो वो आपको क्या बताएगा?
क्या वो आपको ये बताएगा या बताएगी कि वो बहुत प्रेशर झेल रहा है ताकि आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाए? क्या वो आपको बताएगा या बताएगी कि अपने स्कूल का टॉपर रह चुका वो खुद कोटा फैक्ट्री में पहुंचकर भीड़ बन गया है? क्या वो बच्चा या बच्ची आपसे अपनी मानसिक स्थिति शेयर कर पाएगी या पाएगा? उस पर पेरेंट्स का दबाव, एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, ये सवाल आप ही कहते हैं ना। तुम तो जानते हो हम कितनी मुश्किल उठाकर तुम्हें कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे तो भविष्य में क्या कर पाओगे बेटा? वो शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है, तुम अपना कुछ देखोगे कि नहीं? साइकेट्री से देख के बहुत दुख होता है कि हमारे प्यारे बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा के इस प्यारी जिंदगी का अंत कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सुसाइड रेट्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। इसके मुख्य कारण है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, परफॉर्मेंस प्रेशर, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डेथ फैक्ट्री की ये रेस सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करने की रेस नहीं है, ये उस एग्जाम में भी टॉप करने की रेस है। क्योंकि आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो आपको मनपसंद कोर्स नहीं मिलेगा। आपको इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिलेगी, सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, और आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा किसी एक ऐसे कोर्स में दाखिल हो जाए जिससे उसे लाखों रुपए महीने की नौकरी ना मिल सके। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। देश की सबसे बढ़िया नौकरी कौन सी मानी जाती है? सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के कुछ आंकड़े आपके सामने। 2020 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप 11 लोगों में से 8 ने परीक्षा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से पास की थी। 2022 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले टॉप 11 लोगों में से 7 के जो सब्जेक्ट्स थे वो ह्यूमैनिटीज से थे। तो समझ लीजिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने से ही भविष्य उज्जवल होने की गारंटी नहीं होती है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये पढ़कर भी सफलता हासिल की जा सकती है। 31 जुलाई तो कुछ दिन पहले ही गई थी। तब आप किसी इंजीनियर या डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, तब आपको कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले सीए की जरूरत पड़ी होगी ताकि आपको कुछ टैक्स बचाने में मदद मिल पाए। आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी को वो पढ़ने दीजिए। अगर वो गाना गाना चाहता है तो गाने दीजिए। अगर वो कथक करना चाहता या चाहती है तो उसे करने दीजिए। उस पर अगर किसी चीज का दबाव बनाना चाहते हैं तो सच्चा और अच्छा इंसान बनाने का दबाव डालिए, क्योंकि वो जब निकलेगा इस रेस से अलग होकर, वो जब अपना ऑर्बिट शिफ्ट कर लेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने लगेगा, तो वो बहुत बेहतर करेगा जिसकी आप उससे उम्मीद रख रहे हैं। वो खेलना चाहता है, उसे खेलने दीजिए। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर बन जाते तो हम क्या उनके उस मैच को कभी इतने शानदार फख्र के अनुभव के साथ देख पाते? शाहरुख खान अगर इंजीनियरिंग में फंस जाते तो क्या शाहरुख खान की एक्टिंग का लुत्फ हम ले पाते? इसीलिए अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, वो अपनी जिंदगी, अपना रास्ता तय करेंगे। हाँ, उन पर नजर रखिए।